नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म वन वीक स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज की क्लास रहने वाली है बीए फर्स्ट ईयर वालों के लिए। दोस्तों अपने बीए फर्स्ट ईयर वालों के लिए दोस्तों भूगोल ज्योग्राफी को लेकर दोस्तों फर्स्ट पेपर आप सभी के सामने पेश हो रहा है। दोस्तों तो भूगोल के भौतिक आधार जैनानी और विश्वविद्यालय जोधपुर की ओर से प्रकाशित है। दोस्तों न्यू एडिशन आपके एग्जाम भी बहुत ही नजदीक आ चुके। दोस्तों एग्जाम चल भी रहे, लेकिन आपके सामान्य हिंदी के एग्जाम से पहले वैसे में इस भूगोल विषय पर वैसे काफी हद तक क्लासें हो भी चुकी है और काफी हद तक क्लास है। अभी तक ये पूरी सीरीज पर डिस्कशन होगा, तो आप दोस्तों अंत तक बने रहिए और वीडियो को अंत तक जरूर वॉच कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। दोस्तों आपके लिए ही दोस्तों ये सीरीज का कंटेंट उपलब्ध करवाया जाता है। हर साल यही सीरीज का कंटेंट सेकेंड ईयर में भी रहेगा, तो दोस्तों तब तक के लिए आप भी अंत तक बने रहिए। तो चलिए अपने सवाल पर, अति इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, उन्हीं सवालों पर जाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास का वैसे पहला सवाल गिन सकते हैं आप। पहला सवाल है दोस्तों, काफी हद तक क्लासें हो भी चुकी है और उन क्लासों में हमने अति लघुत्रात्मक प्रश्नों पर डिस्कशन कर लिया जो भी इंपॉर्टेंट है उन पर। तो दोस्तों तो चलिए ये सवाल है दोस्तों 170वां सवाल है दोस्तों। एग्जाम में पूछा 700 का दोस्तों। एग्जाम में भले ही पूछा गया हो, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बनता है। दोस्तों सवाल क्या है कि प्रतीता को परिभाषित करना। प्रत्यावर्तीता या फिर एल्बिडो क्या है? एग्जाम में कैसे भी सवाल पूछा जा सकता है। प्रत्यावर्तीता तो किसी प्रकाशहीन आकाशीय पिंड, कोई प्रकाशहीन आकाशीय पिंड अथवा पृथ्वी पर पड़ने वाले समस्त सौर विकिरण का वह अंश, पृथ्वी पर पड़ने वाले जो सारे का सारे सौर विकिरण का जो अंश है जो परावर्तित होकर पुनः अंतरिक्ष में पहुंच जाता है, तो उसे एल्बिडो के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों एक और सवाल एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट कि पार्थिव विकिरण क्या है? पार्थिव विकिरण पृथ्वी भूतापीय लहरों के माध्यम से, पृथ्वी है वो भूतापीय लहरों के माध्यम से अवशोषित सूर्यताप को वायुमंडल में विकसित करती है, तो पार्थिव विकिरण के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों चलिए अगले एग्जाम की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट सवाल होगा उन्हीं पर जाएंगे। तो चले दोस्तों एग्जाम में सवाल पूछा भी गया दोस्तों, बहुत ही सरल सवाल है कि चक्रवात क्या है। आप अपने हिसाब से, अगर आपने वैसे 11वीं 12वीं में तो पढ़ा ही होगा कि किस प्रकार इसकी परिभाषा, चक्रवात क्या होता है, कैसे उत्पन्न होता है। तो दोस्तों इस चक्रवात के बारे में फर्स्ट ईयर में भी परिभाषाएं पूछी जाती है। दोस्तों अति लघुत्रात्मक प्रश्न वैसे सिंपल से लगाकर हार्ड से हार्ड तक सवालों को पूछा जाता है। तो दोस्तों इससे छोटे छोटे सवालों को आपको नजर में रखना चाहिए। चक्रवात क्या है कि जब वायु दाब में अंतर पड़ने के कारण, वायु दाब में जब अंतर पड़ता है तो उसके कारण केंद्र में निम्न दाब का निर्माण होता है। अब वायु में अंतर पड़ेगा तो उस अंतर पड़ने के कारण उस वायुमंडल का केंद्र है उसमें क्या होता है, एक निम्न दाब का निर्माण होता है एवं उसके चारों ओर उच्च दाब रहता है। बीच में तो कोई भी चक्रवात है उसके तो बीच में तो निम्न दाब रहता है, लेकिन चारों ओर है वो क्या, चारों ओर उच्च दाब रहता है, यानी दाब वायु का दाब ज्यादा रहता है। तो वायु चक्रकार प्रतिरूप बनाते हुए उच्च दाब से निम्न दाब केंद्र की ओर तेजी से चलने लगती है, इसे चक्रवात के नाम से जाना जाता है। कोई वायु दाब है, ठीक है, कोई वायुमंडल है और वायुमंडल के केंद्र में दाब कम है, निम्न दाब है, और चारों ओर दाब अधिक है, वायु दाब। तो उन चारों ओर वायु दाब अधिक होने के कारण जो अधिक वायु दाब है वो निम्न वायु दाब को प्रेरित करेगा, तो इस प्रकार प्रेरित करेगा कि वो एक चक्रवात का रूप धारण कर लेगा। तो यही होता है दोस्तों। एक और सवाल है एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बनता है दोस्तों कि चक्रवात की आंख संक्षिप्त में लिखिए। दोस्तों जो चक्रवात होता है उसकी आंख क्या है और इसको संक्षिप्त में समझना है। तो चक्रवात की आंख से तात्पर्य किसी चक्रवात का बिल्कुल भीतरी भाग। चक्रवात की आंख का मतलब क्या हुआ कि चक्रवात है कोई भी तो उसका बिल्कुल मध्य वाला भाग या फिर उसका भीतरी यानी अंदर वाला भाग है, तो वही चक्रवात होता है। चक्रवात की आंख होती है। चक्रवात के इस स्थान पर वायु दाब निम्न रहता है, यानी जो चक्रवात होता है उसके बीच वाला भाग होता है उसे चक्रवात की आंख कहते हैं। और उस चक्रवात की आंख होती है बीच वाला पॉइंट, उसमें क्या होता है, वायु दाब बिल्कुल कम रहता है। वायु शांत रहती, कैसी रहती, शांत रहती और बहुत धीमी गति से बहती है। अन्य शब्दों में हम ऐसे कह सकते हैं कि हरिकन अथवा अन्य प्रकार के उष्णकटिबंधीय तूफानों का केंद्र क्षेत्र जहां वायुमंडल दाब 96 मिली बार होता है तथा वायु वेग शून्य रहता है, उसे चक्रवात की आंख के नाम से कहकर संबोधित किया जाता है। तो दोस्तों अगले इंपॉर्टेंट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं, तो आप जुड़े रहिए। दोस्तों एक और सवाल एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बनता है कि वृष्टि छाया प्रदेश क्या? वृष्टि छाया प्रदेश एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों कि पर्वतीय वर्षा। अब वृष्टि छाया प्रदेश मतलब पर्वतीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा, पर्वतों में जो वर्षा होती है तो उसमें पवन
विमुख ढालों की अपेक्षा पवन विमुख ढालों पर अधिक मात्रा में वर्षा की प्राप्ति होती है। दोस्तों जो यहाँ पर क्या है, पर्वतीय जो वर्षा होती है, पर्वतीय वर्षा में पवन है वो पर्वतीय वर्षा में पवन विमुख ढालों की अपेक्षा पवनाभिमुख ढालों पर अधिक मात्रा में वर्षा करती है। जो अभिमुख यानी कि जो पवनों के अभिमुख है यानी पवनों की तरफ उसके विपरीत में जुड़े हुए पहाड़ है तो वहां पर अधिक वर्षा होती है, और जो पवनानुमुखी है तो उसमें कम होती है। जबकि पवनानुमुखी ढाल कभी कभी वर्षा के एकदम अशुद्ध रह जाते हैं क्योंकि इन पर हवा नीचे उतरकर क्रमशः गर्म होने लगती है। इस कारण पवन विमुख यानी पवन से जो विमुख ढाल होती है एवं उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में वर्षा नहीं होगी। जो पवन के विमुख है, जैसे कि पवन इधर जा रही है और वायु जो पहाड़ है उसका भी जो झुकाव है वो भी इधर है, तो वहां पर वर्षा नहीं होगी। और अगर वायु इधर जा रही है और पहाड़ एकदम सीधा है तो वहां से टक्कर मारकर वहां पर क्या बरसात हो जाएगी। तो एक वर्षा का कारण एक पर्वतीय आधार पर होता है, यानी कि पर्वत किस प्रकार का पर्वत है और किस दिशा में खड़ा है, तो उसी के आधार पर जो वृष्टि छाया प्रदेश वही होता है जहां पर वर्षा होती है उस पर्वतीय क्षेत्रों में। ओके, और वो पवन के जो समीपवर्ती क्षेत्र होते हैं वहां पर वर्षा नहीं हो पाती है। समीप यानी पवन के नीचे होते हैं, जैसे कि नीचे वाले भाग में वायुमंडल में, तो वहां पर जो पर्वत होते हैं वहां पर वर्षा नहीं, थोड़ी ऊपर होते हैं तो होती है। ऐसे क्षेत्र को वृष्टि छाया प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों अगले सवाल की ओर एग्जाम में पूछे गए सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, डायटम क्या है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। डायटम दोस्तों सवाल पूछा जा सकता है, एक प्रकार की कोष्ठबंध एक प्रकार की कोष्ठबद्ध सिलिका युक्त शैवाल जो अकेले अथवा समूह में पाई जाती है। एक शैवाल है, क्या है, एक सिलिका युक्त शैवाल है डायटम, और ये कोष्ठबंध सिलिका युक्त शैवाल जो अकेले अथवा समूह में पाई जाती है और इसे डायटम कहते हैं। और मृत डायटम के अवशेषों के निक्षेप से डायटम सेल की रचना होती है। किससे होती है इस रचना? किससे? मृत डायटम के अवशेषों के निक्षेपण से डायटम जो डायटोमाइट सेल की रचना हो पाती है। तो दोस्तों एक और सवाल है एग्जाम की दृष्टि से, ये 222वां सवाल है कि सार्गेसो सागर कहाँ पाया जाता है? सार्गेसो सागर कहाँ पाया जाता है दोस्तों? सार्गेसो सागर है वो उत्तरी कहाँ पर पाया जाता है? सार्गेसो सागर ये उत्तरी अंटार्कटिक महासागर में 25 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 33 डिग्री से 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर के मध्य जल का एक बड़ा शांत क्षेत्र है। इसका नामकरण यहाँ पाई जाने वाली सार्गोसा नामक घास के आधार पर हुआ, इसलिए इसे सार्गेसो सागर के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों एक और अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं कि महासागरों की औसत लवणता कितनी? महासागरों जो भी महासागर है हमारे, तो उसमें जो लवणता की मात्रा है तो वो कितनी है? 35%। कितनी है? 35% लवणता की मात्रा रहती है। और एक और सवाल है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट कि अगाध सागरीय निक्षेप क्या होता है? तो अगाध सागरीय निक्षेप महासागरों में अधिक गहराई पर पाए जाने वाले जीवों एवं वनस्पतियों के अवशेषों तथा कार्बनिक तत्वों के निक्षेपण को पेलेजिक निक्षेप के नाम से जाना। दोस्तों पेलेजिक निक्षेप या फिर आगाध सागरीय निक्षेप क्या होता है कि महासागरों में अधिक गहराई, महासागर कोई बड़ा महासागर है तो उसके अंदर यानी उसकी गहराई में पाए जाने वाले जीवों एवं वनस्पति, यानी महासागर के अंदर पाए जाने वाले जीवों और वनस्पतियों के अवशेषों तथा कार्बन तत्वों के निक्षेपण को, जो उसका निक्षेपण होता है, तो उसे ही पेलेजिक निक्षेप या फिर अगाध सागरीय निक्षेप के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम की दृष्टि से एक और इम्पोर्टेंट सवाल है कि हेम्बोल्ट की धारा दोस्तों क्या है? हेम्बोल्ट की धारा ये हेम्बोल्ट कोई वैसे ये होगा विद्वान, तो इस विद्वान ने अपनी धाराओं का नाम दिया होगा। किस प्रकार की धारा? एक वायुमंडल के तौर पर है। तो दक्षिणी प्रशांत महासागर में दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर दक्षिण से उत्तर की तरफ बढ़ने वाली प्रमुख धारा है और ये ठंडे जल की धारा है। दोस्तों एक दक्षिणी प्रशांत महासागर में दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर दक्षिण से उत्तर की तरफ बढ़ने वाली जो प्रमुख धारा है, तो इसे यह ठंडे जल की धारा है, तो इसे क्या कहते हैं?
एक हिम यानी ठंडा, तो एक ठंडे जल की धारा होती है तो इसे हिमबोल्ट के नाम से जाना जाता है। और ये दक्षिण से उत्तर की तरफ बढ़ने वाली धारा होती है और ये कहाँ पर पश्चिमी अमेरिका के तट पर है। ओके, तो यही क्या है, हिमबोल्ट धारा। तो दोस्तों एक और सवाल है कि प्रवाल वलय, प्रवाल वलय क्या होती है दोस्तों, आपने सुना भी होगा इसका नाम प्रवाल वलय। तो जिन प्रवाल भित्तियों की रचना कुंडलाकार अथवा घोड़ों की नाल जैसी आकृति लिए होती है तो उन्हें प्रवाल वलय अथवा वलयाकार प्रवाल भित्ति के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों प्रवाल वलय क्या होता है कि जिन प्रवाल भित्तियों की रचना, ऐसी प्रवाल भित्तियां जिसकी रचना कुंडलाकार घोड़े की नाल जैसी आकृति ली जाती है। अब ऐसी कोई रचना है ऐसी कोई प्रवाल भित्तीय रचना है जिसका निर्माण कुंडलाकार घोड़े की नाल जैसी आकृति लिए होती है, तो ऐसी कोई रचना होती है जो घोड़े की आकृति होती है, घोड़े के मुख की आकृति, नाल की आकृति और या फिर कुंडलाकार आकृति होती है उस भित्तियों की आकृति, तो उसे क्या कहते हैं, प्रवाल वलय अथवा वलयाकार प्रवाल भित्ति के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमने अति लघुत्रात्मक प्रश्नों पर बात कर ली। तो किस प्रकार की है कि पिछली क्लासेस जितनी भी हो चुकी है तो उसमें काफ़ी हद तक सवालों में हमने अति लघुत्रात्मक प्रश्नों पर डिस्कशन कर लिया है और जो कुछ भी सवाल बचे थे एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट उन सवालों पर आज डिस्कशन हो चुका है दोस्तों 10 मिनट की क्लास में। तो अब बढ़ते हैं लघुत्रात्मक प्रश्नों की ओर। दोस्तों अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं अटेंड की तो अटेंड जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, आपको प्लेलिस्ट में वैसे BA पार्ट फर्स्ट ज्योग्राफी भूगोल, तो दोस्तों वहां पर जाकर आप काफ़ी हद तक 10-12 क्लासें हो चुकी हो और दोस्तों ये अगली क्लास है दोस्तों, तो आप जरूर इस क्लासों को अटेंड कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। आपको वैसे वही सवाल पढ़ाए गए हैं, वही सवाल दिखाए गए, समझाए गए जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और आप अपने स्तर पर भी अपने सिलेबस में देख भी सकते हैं तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट सवाल है उसके हिसाब से। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं हम आगे एग्जाम की दृष्टि से केवल और केवल इंपॉर्टेंट सवाल की ओर। तो चलिए दोस्तों, वैसे आज की क्लास में ये सवाल रखा है कि अपर्दन पर एक संक्षिप्त में लिख लीजिए। दोस्तों एग्जाम में सवाल पूछा जा चुका है, तो दोस्तों ये सवाल पूछा भले ही जा चुका हो लेकिन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बनता है। दोस्तों लघुत्रात्मक सवालों में आपके सामने ये सवाल देखने को मिल सकता है, तो दोस्तों आप अपनी नजरों में रखिए और इस पर डिस्कशन भी कर लेते कि अपर्दन पर एक संक्षिप्त में टिप्पणी लिखे। वास्तव में यह अपर्दन क्या होता है और किस प्रकार होता है उसके बारे में देखते हैं। अपर्दन क्या होता है कि अपक्षय की क्रियाओं से चट्टानों पर बराबर विघटन होता रहता है। अपक्षय टूट फूट की वजह से, अपक्षय की वजह से, अपक्षयों की क्रियाओं की वजह से चट्टानों का बराबर विघटन होता रहता है। विघटन से चट्टान चूर चूर होती रहती है। ठीक है, चट्टान की यह चूर उसी स्थान पर एकत्रित होती रहती है। जो चट्टान की जो टूटी है चट्टान, तो वो चूर होती है, चट्टान की रेत होती है, वो टुकड़े होते हैं कंकड़ पत्थर, तो उसी स्थान पर एकत्रित होती रहती है। या फिर गुरुत्वाकर्षण के कारण फिसलकर ढाल के नीचे जमा हो जाती है। वो पर्वत होता है तो पर्वत की जो ढाल होती है वहां पर नीचे आकर जमा हो जाती है। ठीक है, और इसके विपरीत अपर्दन की क्रिया है वो गतिशील होती। कैसी अपर्दन की क्रिया होती है वो गतिशील यानी चलती रहती है। इसमें अपर्दन की विभिन्न शक्तियां अपक्षय द्वारा तैयार चट्टान शोरण को अपने साथ लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचती रहती है। इन शक्तियों के साथ प्रवाहित चट्टानी टुकड़े दो प्रकार के अपर्दन का कार्य करते हैं। जो चट्टानी टुकड़े होते हैं वो दो प्रकार के अपर्दन का कार्य कौन कौन से, एक तो चट्टानी टुकड़े स्वयं ही आपस में टकराकर फूटते रहते हैं, वो आपस में वहां से गिरगिड़ते हैं। वैसे ही वहां से रगड़ते रगड़ते आते हैं नीचे वो चट्टानों के टुकड़े, तो आते आते वहां से क्या आपस में टूट जाते हैं, आपस में क्या टूट जाते हैं। और दूसरा ये अपने संपर्क में आने वाले धरातली चट्टानों को खुरसते, जो कि जैसे कि ऊपर से पर्वत के ऊपर से यदि रगड़ता रगड़ता वो चट्टान आ रहा है तो ये क्या है, चट्टान को खुरसते चलते हैं। नीचे वाली चट्टान होती है उसको भी खुरसते चलते हैं। उपयुक्त विवेचन से यह भ्रांति हो सकती है कि अपर्दन के लिए अपक्षय की क्रिया होना आवश्यक है। यदि अपर्दन होगा, यदि अपर्दन करना है तो अपक्षय होना आवश्यक है। अगर अपक्षय होगा तो ही अपर्दन होगा, तो ठीक है, किंतु ऐसी बात नहीं है। अपक्षय और अपर्दन दोनों भिन्न और स्वतंत्र क्रिया, अपक्षय और अपर्दन दोनों भिन्न और स्वतंत्र क्रियाएं हैं। यह आवश्यक नहीं है कि अपक्षय के बाद अपर्दन हो, यह भी आवश्यक नहीं है कि यह पहले अपक्षय हो और उसके बाद में अपर्दन हो।
बिना अपक्षय के भी अपर्दन की क्रिया संपन्न हो सकती है। इसी प्रकार बिना अपर्दन के भी अपक्षय की क्रिया हो सकती है। अपक्षय बिना अपर्दन हो सकता है और अपर्दन के बिना अपक्षय की क्रिया हो सकती है। दोनों क्रिया अलग अलग और साथ साथ भी कार्य कर सकती है। दोनों क्रिया अलग अलग और साथ साथ भी कार्य दोनों प्रकार से कर सकती है। फिर भी वस्तुतः अंग्रेजी का इरोसन शब्द लैटिन भाषा के इरोडेड शब्द से बना है, जिसका तात्पर्य कुरतने से होता है। किससे? कुरतने से इसका तात्पर्य होता है। और अस्तु अपर्दन शब्द से आश्य उस क्रिया से है। अस्तु अपर्दन क्या होता है? तो इसका क्रिया से आप इसके अंतर्गत अपर्दन के विभिन्न साधन नदी, हिमनदी, वायु, भूमिगत जल, समुद्री लहरें जो धरातल की चट्टानों को खुरसते हुए अपने चट्टाने बलबे को अलग कर उसे अपने साथ बहाकर अन्यत्र ले जाते। इस प्रकार अवक्षेप में चट्टानों के अपघर्षण, जो चट्टानों के अपघर्षण होता है, और सरण परिवहन के सामूहिक रूप से अपर्दन कहा जाता है। तो यह भी एक प्रकार का अपर्दन होता है। जैसे कि नदी कोई चलती है तो साथ में कंकड़ पत्थर और रेत के टुकड़ों को ले जाती है, ठीक है। तो इसी प्रकार हिम नदी और वायु भी अपने साथ में वैसे रेत को इधर से उधर कर लेती है। अगर यहाँ पर रेत का ढेर है तो वायु चलने के कारण वो यहाँ पर आ जाता है, तो ये भी एक अपर्दन हुआ, ठीक है। और भूमिगत जल, जैसे कि हमारी भूमि के अंदर जल है तो वो भी चलता रहता है, तो वो भी क्या है? एक अपर्दन का कार्य अपने साथ में मिट्टी को ले जाता रहता है। और समुद्री लहर है, समुद्र में जो लहरें उठती है, जैसे कि कोई शांत समुद्र है और वापस में उसमें से एक लहर उठी, अचानक लहर उठी और वापस नीचे गिरी, तो साथ में वो जो कंकड़ पत्थर रेत वगैरह को वापस ले जाती समुद्र के अंदर, तो वो भी एक क्या? समुद्र लहर है, समुद्र की लहर, वो भी एक अपर्दन का कार्य करती है। धरातल की चट्टानों को खुरसते हुए उसके चट्टानी मलबे को अलग कर उसे अपने साथ बहाकर अन्यत्र ले जाते हैं, ठीक है। अपने साथ में बहाकर अन्यत्र ले जाते हैं। तो अपर्दन की संपूर्ण क्रिया 3 मुख्य अंगों में होती है दोस्तों। अपर्दन की जो संपूर्ण ये क्रिया होती है संपूर्ण, तो 3 चरणों में होती है। किस प्रकार होती है? अपक्षय द्वारा तैयार सेल मलबे को गतिशील शक्तियों द्वारा ग्रहण करना। जो तैयार सेल होती है, ठीक है, रेत पड़ी हुई होती है, उसको गतिशील यानी अपनी शक्तियों के द्वारा ग्रहण कर लेते हैं, यानी पड़ी है तो उसमें से ले जाते हैं, ठीक है। और प्राप्त सेल मलबे को गतिशील शक्ति द्वारा अन्यत्र बहा कर ले जाने अर्थात परिवहन करके अपक्षय करते हैं, ठीक। और ऊपर से नीचे लाने का परिवहन के समय चट्टानी टुकड़ों का पारस्परिक घर्षण होता है और टूटना फूटना तथा संपर्क में आने वाली भूपटल चट्टानों का घर्षण करना अथवा खुरचना। इनमें चट्टानी टुकड़े अपर्दन के लिए औजार कार्य, जो चट्टानी टुकड़े होते हैं वो ऊपर से नीचे गिरते हैं, तो वो एक अपर्दन यानी औजार के रूप में भी कार्य कर सकते हैं। अर्थात अपने मार्ग में आने वाले चट्टानों का भिन्न प्रकार से अपर्दन करते हैं दोस्तों। परिवहन किस प्रकार से होता है? ये परिवहन जो भी अपर्दन का परिवहन इधर से उधर से हो जाता है, तो किस प्रकार होता है? अपर्दन का साधन चट्टानों को घोलकर, अपर्दन का साधन चट्टानों को घोलकर अदृश्य रूप से ले जाए, जैसे नमक और चूना सदैव पानी में खुले हुए रहते हैं। और अपर्दन द्वारा साधन चट्टानों को महीन कणों को अपने साथ तैरते हुए बहा ले जाए, जैसे बाढ़ के समय बड़ी मात्रा में मिट्टी के कण इसी प्रकार से अंतरित होते रहते हैं, ठीक है। तो अपर्दन का जो साधन है वो प्रवाह वेग के सेल मलबे धूल कणों की तलहटी के साथ में घिसटते हुए स्वतंत्र रूप से बहा ले जाए। और उदाहरण के लिए पानी में चट्टानी टुकड़ों और हवा में धूल कणों इसी प्रकार हटते रहते हैं। जो भी हवा में धूल कण वगैरह होते हैं वो इसी अपर्दन के कारण चलते रहते हैं और जाते रहते हैं। अपर्दन के कारक दोस्तों, अपर्दन किन किन कारणों से होते हैं उस कारकों के बारे में डिस्कशन करना है। तो अपर्दन की क्रिया में भाग लेने वाली शक्तियों को अपर्दक साधन कहा जाता है। ये साधन विभिन्न प्रकार के हैं, इसके कार्य करने की विधियां भी भिन्न भिन्न होती है, इसलिए अपर्दन भी सभी साधन समान रूप से अपर्दन कार्य नहीं करते। अपर्दन के मुख्य साधन निम्न: जल, जो भूमिगत जल होता है, ये भी एक जल अपर्दन का कारण है। नदियां भी अपने साथ में मिट्टी कंकड़ पत्थर को ले जाती हैं, ये भी एक क्या अपर्दन का कारक है। एक हिम नदियां भी अपने साथ में कंकड़ पत्थर या फिर सेल कणों को तोड़ने का कार्य करती पहाड़ों से, तो ये भी अपर्दन का कारक है। पवन दोस्तों, जो पवन चलती है राजस्थान में, तो वो मिट्टी को यहाँ पर अगर कोई मिट्टी का ढेर है तो वो हवा चलने के कारण एक यहाँ पर आ जाता है, तो वो भी ये क्या है, ये भी अपर्दन का कार्य करती है। और एक समुद्री लहर है, जैसे कि समुद्र शांत पड़ा है,
एकदम अचानक से लहर उठी और बाहर आ गई और वापस अंदर चली गई, तो वो अपने साथ में वापस चली जाती है, तो एक रेत के कंकड़ों को लेकर चली जाती है। तो ये भी एक प्रकार का अपरदन का कारक है। तो दोस्तों हमने आज की क्लास में वैसे अपरदन के बारे में डिस्कशन किया। अगली क्लास में इसी प्रकार अति इंपॉर्टेंट सवालों पर डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार थे और वीडियो को अंत तक वॉच किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेवे और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर लेवे। दोस्तों अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप में और अपने क्लास फ्रेंड्स के साथ में, जिगरी साथी के साथ में शेयर कर लेवे, और पहली बार थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेवे और लाइक भी। तो दोस्तों अगली क्लास में मिलता हूँ इसी प्रकार आपकी अगली क्लासों के आयोजन के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद। बाय बाय।